मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर में दाखिले के लिए कोशां एक आर्मी कर्नल से ताल्लुकात बना चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरी दास्तान का ये हिस्सा सुनकर या आइंदा के मिशंस जानने के बाद आप मेरे किरदार को देखकर शायद मुझ पर नफरीन भेजें। आप मुझे एक गिरा हुआ ब्लैकमेलर और कातिल भी कह सकते हैं, लेकिन बाखुदा मैंने जो कुछ भी किया अपने वतन और कौम के बेहतरीन मफाद में किया। दुश्मन मुल्क दिफाई राज तश्तरी में रख कर पेश नहीं करता। भारत ने पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया था। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को खत्म कर सके और ऐसे अपने अखंड भारत का ख्वाब पूरा करे। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तानी कौम कायद आजम की रहलत की वजह से नफसियाती तौर पर टूट चुकी थी और अपने अजीम कायद की तदफीन में मसरूफ और सोग में थी। भारत ने मौका गनीमत जानते हुए उसी रोज हैदराबाद दक्कन पर हमला कर दिया और इस बड़ी और मुतमव्वल रियासत को, जो तकसीम हिंद के वक्त अपनी आजादी और खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुकी थी, बजोर शमशीर खुद में जम कर लिया। कश्मीर में 7 लाख फौज भेजकर उन्हें कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा से बढ़कर हर किस्म के इकदाम की खुली छूट दे दी। शराबी कबाबी याह्या खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी पार्टियों की आपस की चपकलिश का फायदा उठाते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। ऐसे दुश्मन से कभी खैर की तवक्को नहीं। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि मैं और मेरे साथी भारत में हिंदू बनकर रह रहे थे और हमने अपने वतन की बका के लिए दुश्मन के दिफाई राज हासिल करने थे, न कि हम किसी इस्लामी तबलीगी मिशन पर गए थे जहां हमें अपने अच्छे किरदार का मुजाहिरा करना चाहिए था। हमने तो वॉलंटियर किया था कि हम भारत में हिंदू बनकर रहेंगे और अपना काम सरंजाम देंगे। मिशन के आखिरी दौर में मैं अपनों की गद्दारी की वजह से पकड़ा गया और DMI यानी डायरेक्टोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस की 3rd डिग्री मेहमान नवाजी का 1 माह और 6 दिन भरपूर इस्तेफादा किया। उनकी मेहमान नवाजी के सबूत आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। ये कोई अफसानवी या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एक बिल्कुल सच्चा और सही वाकयात का सिलसिला है जो मिशन के दौरान पेश आए। अगर ये कोई अफसानवी किस्सा होता तो मैं अपना किरदार इतना अच्छा और मुत्तकी बनाकर पेश कर सकता था जो किसी शायर के बकौल दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें के मिस्ताक होता। लेकिन ये एक सच्ची दास्तान है जिसमें कामयाबियों के साथ साथ नाकामियां भी हुई। आप अगर इन वाकयात को इस जाविये से देखें कि वतन व कौम की खातिर 5 अशखास की फौज ने पूरे भारत में थरथली मचा दी थी और अपने मकासद के हुसूल में न सिर्फ जान की बाजी लगाई बल्कि अखलाकी तौर पर खुद को पस्तियों में ले जाकर अपने मकासद के हुसूल को यकीनी बनाया, तो शायद आपके दिल में हमारे लिए मुस्बत जज्बात पैदा हों। अगले रोज शाम को मेरे 2 साथी मुकर्रा वक्त पर मुझे चावड़ी बाजार के उसी रेस्टोरेंट में मिले। वो मुझे देखते ही हंसते हुए मेरे पास बैठ गए और गुज़श्ता रात की खिंची हुई 12 तस्वीरों का एक सेट मेरे सामने रख दिया। तस्वीरें बिल्कुल साफ आई थीं और फ्लैश गन ने पस मंजर में झाड़ियों को भी नुमाया कर दिया था। बाकी 2 सेट और नेगेटिव वो एहतियातन अपने घर छोड़ आए थे। इन तस्वीरों की वजह से यशवंत मुझे बिल्कुल बेदस्तोपा नजर आ रहा था। उसकी कमजोरी मेरे हाथ आ चुकी थी और अब मुझे सिर्फ ये करना था कि यशवंत को मिलकर और उसे ये तस्वीरें दिखाकर उसके भयानक अंजाम की ऐसी तस्वीर कशी करूं कि वो मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। मैंने ये फैसला किया कि यशवंत को मिलने में 2-3 दिन का वक्फा दिया जाए। गुज़श्ता रात वो इतना मदहोश था कि हमारी कार्रवाई के दौरान उसने कोई भी मज़ाहमत न की थी। अगर उसे कोई बात याद आई भी तो वो उसे शायद ख्वाब ही समझे और अगर उसे सब कुछ याद आ भी गया तो अपने साथ गुजरी हुई वारदात के असर से संभल जाए। उसे फौरी मिलने से और तस्वीरें दिखाने से ये भी मुमकिन था कि घबराहट में वो अपने अफसरान के सामने खुद ही सब कुछ न बक दे। अगर उसे सब कुछ याद आ गया हो तो मैं उसे चंद रोज शशोपंज में और हमारे अगले कदम के इंतजार में रखना चाहता था। हम रेस्टोरेंट में 2-3 घंटे बैठे रहे लेकिन उस रात यशवंत नहीं आया। यशवंत के साथ उस रात जो गुजरी वो हमारा पहले से तैयार करदा मंसूबा नहीं था। ये महज इत्तेफाक था कि पहले रोज ही ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब मुझे बाजी जीतने के लिए अपने पत्ते निहायत होशियारी से खेलने थे।
मैंने साथियों को कहा कि ईसाई स्वीपर्स के पीछे लगे हुए दोनों साथियों को कहें कि वो अपना काम जल्दी लेकिन होशियारी से मुकम्मल करें। मैं चाहता था कि अगर यशवंत को मैंने काबू कर लिया तो स्वीपर्स के जरिए हमारा काम फौरी शुरू हो जाए। मैंने उठते हुए दोनों साथियों से कहा कि अगली सुबह वो यशवंत की निगरानी करें और देखें कि वो दफ्तर जाता है या नहीं। उसके चेहरे से तासुरात का अंदाजा लगाएं और हर शाम उसी रेस्टोरेंट में बैठकर यशवंत की वहां आमद का इंतजार करें और जो ही वो बाला खाने की तरफ जाए तो एक उसका पीछा करे और दूसरा मुझे अकबर होटल की लॉबी में पेश करे। गर्जे के इन इंतजामात के तहत 4 रोज मैंने यशवंत का इंतजार किया, लेकिन वो चावड़ी बाजार की तरफ नहीं आया। दूसरी तरफ स्वीपर्स को कल्टीवेट करने वाले साथी भी अभी तक कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल न कर सके थे। इन हालात में मैंने फैसला किया कि बजाय यशवंत की आमद के इंतजार में मजीद वक्त जाया करने के खुद उससे राब्ता कायम किया जाए। मैंने अपने एक साथी की ड्यूटी लगाई कि वो यशवंत के दफ्तर से वापसी के वक्त किसी बस स्टॉप के करीब एक चिट उसे थमाकर फौरन बस से उतरकर गायब हो जाए। दूसरा साथी यशवंत के घर उतरने के स्टॉप पर उसकी खुफिया निगरानी करे और देखे कि यशवंत घर जाता है या चिट पर लिखी हिदायत के मुताबिक सराय बैरम खान के पहले बस स्टॉप के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और ये भी देखे कि यशवंत का पीछा तो नहीं किया जा रहा। चिट पर मैंने तहरीर बिगाड़ के अंग्रेजी में लिखा था कि वो बाला खाने के हवाले से और बाद में पेश आने वाले वाकयात की रोशनी में अपनी और अपने घर वालों की भलाई के लिए उस रेस्टोरेंट में अपने घर जाने से पहले पहुंच जाए। मैंने चिट में यह भी लिखा था कि इस चिट के उसे मिलने के बाद हमारे साथी उसकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और अगर उसने चिट पर दर्ज हिदायत की कोई भी खिलाफ वर्जी की तो उसे और उसके घर वालों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये सारा काम आइंदा रोज होना था। मैं इस मिशन की तकमील के लिए बस में चिट देने वाले साथी और खुद को यशवंत के सामने एक्सपोज करने का खतरा मोल ले रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने अपने चारों साथियों के सामने ये तजवीज रखी। फैसला तो मैं कर चुका था, उन्हें तो रस्मी तौर पर बताना था। सबने मेरी तजवीज मान ली और एक इजाफा कर दिया कि यशवंत के साथ मुलाकात के दौरान वो मेरी निगरानी और हिफाजत के लिए मुसल्ला होकर हमारे इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे। यहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथी मिशन की कामयाबी के अलावा मेरी जिंदगी और तहफ्फुज के लिए कितने मुस्तैद हैं। मैं इसीलिए अपने ग्रुप को 5 मैन आर्मी कहा करता था। मैंने कैमरे वाले साथी को कहा कि जब यशवंत और मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलें तो हमारी एक तस्वीर खुफिया तौर पर उतारे। उस वक्त तक शाम गहरी हो चुकी होगी, इसलिए हस्बे साबिक झाड़ियों वाली तस्वीर की तरह फ्लैश गन इस्तेमाल करे। ये तमाम हिदायत देखकर मैं अपने होटल वापस आया। भारत में आने के बाद ये हमारा पहला मौका था कि मैं खुद को बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी के एक अहम शख्स के सामने जाहिर कर रहा था। इसमें कामयाबी और नाकामी के बराबर के मौके थे। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन पेशबंदी कर ली थी। चिट मिलने के बाद यशवंत को कोई मौका नहीं दिया गया था कि वो हमारी इस मुलाकात का अपने अफसरान को बता सके, लेकिन ये भी ऐन मुमकिन था कि यशवंत को नीम बेहोशी की हालत में झाड़ियों में अपने साथ पेश आने वाला वाकया याद आ गया हो और उसने उसे अपने अफसरान को बताकर उन्हें चौकन्ना कर दिया हो और वाकये के दूसरे रोज से हमारे आइंदा इकदाम को नाकाम बनाने और हमें ट्रैप करने के लिए यशवंत की हिफाजत और निगरानी पर कुछ लोग मामूर कर दिए गए हों। ऐसी सूरत में पेश आने वाले हालात से मैं बखूबी बाखबर था, लेकिन मेरी छठी हिस्स ये कह रही थी कि अपने मकसद के हुसूल में हमें कामयाबी होगी। तरबियत के खात्मे पर मेरे सीनियर्स ने जो रिपोर्ट बिग बॉस को भेजी थी वो मुझे भी दिखाई गई थी। उस रिपोर्ट की आखिरी सुतूर मुझे अभी तक याद है। इन माई ओपिनियन ही इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल ऑप्टिमिस्ट। मेरे ख्याल में ये एक ना टूटने वाला पुरुमीद शख्स है। मुझे अपने सीनियर्स के इन अल्फाज की लाज भी रखनी थी और सबसे ज्यादा मुझे अपने कादिर मुतलक पर मुकम्मल यकीन और एतमाद था कि वो दिलों के भेद जानने वाला है। उसके नाम पर बनाए मुल्क की बका की खातिर मैंने जो भी गैर इखलाकी और गैर इस्लामी फेल किए हैं वो उनकी असलियत और मकसद बखूबी जानता है और इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी नसीब होगी। मैंने अगली सुबह यशवंत के घराने के अफराद, उसकी बेटी के स्कूल और आशना की तस्वीरें और कवायफ इकट्ठे किए और इन कवायफ की समरी बनाई। यशवंत की तस्वीर को अलग लिफाफे में रखा, अपना असलहा लोड किया और फालतू राउंड भी रख लिए। ये सब तैयारियां करने के बाद मैं साथियों के घर गया, वो भी अपनी तैयारियों में मशगूल थे। मैंने अपने पकड़े जाने की सूरत में हस्बे साबिक चार्ज अपने एक साथी को दिया। मेरे साथी कुछ मुरझाए हुए से लग रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और हंसी मजाक की बातों से उनका दिल बहलाया। मैं होटल से अपने हमरा अहमद नगर की फाइलों के फोटो फिल्म और यशवंत की तस्वीरों के 2 बकिया सेट और नेगेटिव भी हमरा ले आया था।
वो भी मैंने अपने नंबर 2 के हवाले किए। अब मेरे कमरे में कोई ऐसी चीज न थी जो मुझे काबिल मुआखजा साबित कर सके। आखिरी हिदायत देने के बाद मैंने साथियों से रुखसत चाही। शाम के 4 बजे मैं सराय बैरम खान के उस रेस्टोरेंट के करीब जा पहुंचा जहां यशवंत को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मेरे 2 साथी भी नजर आ गए। एक के पास एक बैग में कैमरा और फ्लैश गन थी। हम एक दूसरे से कुछ फासले पर छप्पर नुमा चाय खानों में बैठ गए। जल्द ही मेरा वो साथी भी आ गया जिसने यशवंत को बस में चिट देनी थी। वो उस चाय खाने के करीब एक जगह खड़ा हो गया और इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। मैं टहलते हुए उसके पास से गुजरा तो उसने कहा कि बस में बहुत रश होने की वजह से यशवंत को चिट देने के बाद वो बस में खड़े मुसाफिरों के दरमियान में इस तरह छुप छुपा कर उतरा कि यकीनी तौर पर यशवंत उसे देख न सका होगा। और दूसरा साथी उसी बस में सवार यशवंत की निगरानी कर रहा है। मैंने उसे बताया कि 2 साथी पहले ही आ चुके हैं और अब यशवंत और चौथे साथी का इंतजार है। अब हम सब उम्मीद बीम की कैफियत में यशवंत का इंतजार कर रहे थे और मैं दिल ही दिल में उस गुफ्तगू का इयादा और उसे मजीद पुरअसर बना रहा था जो मैंने यशवंत से करनी थी। इसी गुफ्तगू पर हमारे इस मिशन का दारोमदार था। मैं चाहता था कि यशवंत को हमारे साथ ताउन न करने की सूरत में उसे मुस्तकबिल का वो भयानक रुख दिखलाऊं जो उसी रेस्टोरेंट के बाहर से शुरू होगा और उसके घर के तमाम अफराद को अपनी लपेट में ले लेगा, हत्ता कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए और वो हमारे साथ ताउन पर आमादा हो जाए। ऐसी सूरत में उसकी हिफाजत के अलावा माली फवायद का भी लालच दिया जाए। मैं अपनी होने वाली गुफ्तगू के पेचोखम को मजीद दुरुस्त करने के लिए उसी छप्पड़ होटल में एक ओट में बैठ गया। करीब 6 बजे एक साथी ने होटल के सामने से गुजरते हुए सीटी बजाई। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सर को हाँ के अंदाज में हिलाया। ये यशवंत की आमद की इत्तला थी। शाम के बढ़ते हुए सायों में मैंने यशवंत को मुर्दा कदमों से रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। उससे कुछ फासले पर मेरा जो साथी उसके ताक़ुब में था नजर आया। मैं छप्पड़ होटल से उठा और उस साथी के करीब से गुजरा। उसने सरगोशी में कहा कि यशवंत अपने घर से बहुत पहले एक स्टॉप पर उतरकर सराय बैरम खान की बस पर सवार हो गया था। मेरा साथी भी उसी बस में सवार हुआ और कोई निगरानी नहीं हो रही। सब अच्छा की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं रेस्टोरेंट की तरफ आ गया। रेस्टोरेंट में यशवंत कोने की एक मेज पर बैठा हुआ था। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। मैं जब उसकी मेज के बिल्कुल सामने पहुंच गया तो यशवंत ने मुझे देखा और एकदम चौंक गया। उसकी घबराहट और बढ़ गई और उसी घबराहट में पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर गया। मैं यशवंत के साथ की कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को कॉफी और कुछ स्नैक्स लाने का ऑर्डर दिया। यशवंत अपनी घबराहट में नमस्ते और रस्मी कलिमात भी भूल चुका था और मेरी आंखों में आंखें डाले देखता जा रहा था। मैंने उसे कहा, यशवंत बाबू, मैंने ही आपको यहाँ बुलवाया है, आपसे कुछ अहम बातें करनी है। यशवंत ने मुझे टोका और पूछा, आप वही है ना जो उस रोज बाला खाने में मेरे हमरा बैठे हुए थे? आपका शुभ नाम क्या है? मैंने जरा तहक्कुमाना लहजे में कहा, देखो यशवंत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे हरगिज मत टोको। ये शम्मी का बाला खाना नहीं है। शम्मी उसकी पसंदीदा रक्कासा थी। मैंने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो और मुझे अपने फैसले से आगाह करो। वो हैरान और सरसीमा मुझे तके जा रहा था। मैंने एक एक करके उसके लड़के और लड़कियों की तस्वीर उसके सामने रख दी और उनके नाम भी बता दिए। फिर उसकी लड़की के स्कूल और उसकी उस्तानी लड़की के आशना की तस्वीर भी सामने रख दी। इन तस्वीर के देखने के बाद मैं उसका रद्द अमल देखना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने कहा, यशवंत, मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर के अफराद के बारे में इतना कुछ जानता हूँ जितना शायद तुम भी नहीं जानते, और तुम्हारे बारे में एक खास बात और उसके साथ ही झाड़ियों की ओट में ली गई 12 तस्वीरें उसके सामने रख दी। यशवंत एक एक तस्वीर देखता जाता था और उसकी परेशानी और घबराहट बढ़ती जाती थी। आधी तस्वीरें देखकर ही वो हौसला छोड़ बैठा। उसकी पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। फिल हकीकत उसका जिस्म कांप रहा था। मैंने तस्वीरें उसके सामने से उठा ली। यशवंत कहने लगा, इस औरत को मैं बिल्कुल नहीं जानता, भगवान की सौगंध है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। वो लड़खड़ाती जबान में अटक अटक कर कहने लगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ, फिर भी आप बताएं आपकी डिमांड क्या है। वो समझ रहा था कि मैं उससे रकम वसूल करने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैंने उसे उसी तहक्कुमाना लहजे में कहा, अगरचे मैं तुम्हारे मुताल्लिक सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। जिस दफ्तर में तुम काम करते हो वहाँ अपने डिपार्टमेंट और अपनी पोजीशन के मुताल्लिक बताओ। उसने कहा कि वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में कॉपिंग ब्रांच में सुपरिंटेंडेंट है। मैंने पूछा, तो फिर इस तनख्वाह में बाला खानों की अय्याशी कैसे करते हो? वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि घर का खर्च तो मेरी बेटी जो टीचर है वो उठाती है, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी फीस वगैरह मैं अदा करता हूँ। वो फिर गिड़गिड़ाने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, फिर भी आप अपनी डिमांड बताएं। साथ ही उसने पूछा, अगर आपको एतराज ना हो तो बताएं कि क्या आप मिलिट्री इंटेलिजेंस
कमिशंस के आदमी हैं। मैंने कहा, एक तरफ तुम मुझसे मेरी डिमांड पूछते हो और साथ ही मेरी शनाख्त भी जानना चाहते हो। मैंने उसे जोरदार लहजे में कहा, यशवंत, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारी ये तस्वीरें, मैंने दोबारा तस्वीरें उसके सामने रख दी, ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकती हैं। तुम अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा जेल में गुजारोगे। इस औरत के साथ तुम्हारी इस हालत में हाथों में नोट पकड़े हुए ये तस्वीर ही तुम्हें जेल में बकिया जिंदगी चक्की पीस कर गुजारने के लिए काफी है। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे रिश्तेदार जब तुम्हारी जिंदगी का ये घिनौना रुख देखेंगे तो तुम पर नफरीन भेजेंगे। तुम्हारी लड़कियां बिन ब्याही रह जाएंगी और बिलाखिर भाग जाएंगी। तुम्हारी टीचर बेटी को मुलाजिमत से फौरी निकाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अगर तुमने मेरे साथ ताउन न किया तो तुम्हें इस रेस्टोरेंट से निकलते ही गोली मार कर हलाक कर दिया जाएगा। गोली की बात सुनते ही यशवंत थर थर कांपने लगा। मैंने उसे कहा, यह इलाका मुसलमानों की अक्सरियत का है, यहाँ पर तुम्हारी लाश तक गायब कर दी जाएगी। दफ्तर से निकलने के बाद तुम्हारे यहाँ आने का किसी को इल्म नहीं होगा। अपनी इन बातों का उस पर रद्द अमल देखने के लिए मैं जरा रुका। यशवंत की हालत दीदनी थी। ऐसे मालूम होता था कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो कांपते कांपते बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे अभी कहीं से गोली चलेगी और उसका काम तमाम कर देगी। जब मैंने महसूस किया कि खौफ से कहीं उसके दिल की धड़कन ही बंद न हो जाए तो मैंने पानी का ग्लास उसे दिया। उसने पानी पिया, लेकिन उसकी घबराहट और कांपने में कोई कमी न हुई। मैंने उसे कहा, देखो यशवंत, जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ भी हो सकता है, और अगर तुम हमारे साथ ताउन करो तो न सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हें ताउन करने का खातिर खा मुआवजा भी दिया जाएगा। उम्मीद की किरण देखकर वो फौरी बोला, मुझे बताइए, मुझे क्या ताउन करना होगा। यशवंत ब्रेकिंग पॉइंट पर तो आ ही चुका था। अब मैं उसे मजीद झटके देना चाहता था। मैंने कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि किस हद तक ताउन कर सकते हो, और दोबारा कहता हूँ कि मुझसे कोई सवाल न करना, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। और बिल्कुल सही जवाब, तुम कॉपिंग ब्रांच में सुपरिंटेंडेंट हो। तुम्हारे पास आर्मी हेडक्वार्टर से भेजे जाने वाली डाक के अलावा आने वाली डाक भी कॉपियां बनाने के लिए आती होगी। मैंने पूछा, उमूमन रोजाना कितनी डाक तुम्हारे सेक्शन में आती है और कितनी डाक जाती है? और याद रखना, मुझे तुम्हारे दफ्तर में आने और जाने वाली डाक की तमाम तफसील मालूम है। सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कितना सच बोलते हो, ये बातें तुमसे पूछ रहा हूँ। यशवंत में अब कुव्वत मुदाफियत बिल्कुल नहीं रही थी। मैंने उसे मजीद डराने के लिए कहा कि तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार अब सिर्फ तुम्हारे सच बोलने और हमसे ताउन करने में है, इसलिए हर जवाब देने से पहले मेरी बात को याद रखना। गैर मुस्लिम अगर किसी बात से सबसे ज्यादा डरता है तो वो मौत है। इसी मौत के डर से चंद हजार गैर मुल्की मुसलमान फौजियों के साथ गौरी, तुगलक, गुलामा, लोधी और मुगल हुक्मरानों ने करोड़ों की तादाद में निडर और बाहिम्मत हिंदुओं के महाभारत पर धड़ल्ले से हुकूमत की। उनसे भी पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने हिंदुओं की इस पवित्र धरती का दिया पांचा किए रखा, और उसकी वजह हिंदुओं की अजली बुजदली और मौत का खौफ था। जिंदा इंसानों की कुर्बानी देकर वो काली माता से ताकत हासिल करने की प्रार्थना करते हैं। काली माता का बुत भी उन्होंने अपनी बुजदली को दूर करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन पत्थर की ये मूर्तियां भी उनका खौफ दूर न कर सकी, जबकि मुसलमान के लिए दर्जाए शहादत उसकी मेराज है। रब्बे जुल जलाले वल इकराम ने शहादत को न सिर्फ मुसलमान की जिंदगी और आखिरत की मेराज करार दिया है, बल्कि शहीद का रुतबा उतना बुलंद है कि रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और हम उन्हें रिस्क देते हैं। क़यामत के रोज शहीद बिला हिसाब किताब के दाखिले जन्नत होंगे। शहादत के बाद शहीद को जो आला व अरफा मकाम मिलता है तो वो खुदावंदे करीम से बार बार दुनिया में जाने और शहादत पाने की इल्तिजा करते हैं। और हिंदू जिनके यहाँ स्वर्ग और नर्क का तसव्वुर तो है, और उनके धर्म के मुताबिक भी नर्क में आग ही आग है, शायद उसी आग का आदी बनाने के लिए वो मुर्दों को इसी दुनिया में शमशान में आग की नजर कर देते हैं। यशवंत ने मुझे बताया कि औसतन 30 से 40 खतूत रोजाना मुख्तलिफ डिवीजनों से आते हैं। रेजिमेंट्स और ब्रिगेड्स को हेडक्वार्टर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करने या खतूत लिखने की इजाजत नहीं होती, और तकरीबन उतने ही खतूत हेडक्वार्टर्स से भेजे जाते हैं। मैंने क्लासिफाइड खतूत के मुतालिक पूछा तो यशवंत ने बताया कि क्लासिफाइड खतूत डायरेक्ट मकतूब अलह को हम बगैर खोले भेज देते हैं, लेकिन बाद में वो खतूत हमारे पास क्लासिफाइड फाइलों में लगाने के लिए आ जाते हैं, और इन सब के इंचार्ज तुम हो। मेरे इस सवाल पर यशवंत ने सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया, क्लासिफाइड और अहम खतूत तुम ही टाइप करते होगे। मैंने यूं ही सवाल जड़ दिया। यशवंत ने कहा, ऐसे खतूत एक क्लर्क टाइप करता है, लेकिन करेक्शन के लिए मेरे पास आते हैं। मैंने चंद लम्हे तामुल के बाद यशवंत से पूछा कि क्या वो मेरे साथ
ताउन करने के लिए तैयार है। यशवंत ने जवाब दिया, इसके सिवा चारा भी क्या है। मैंने कहा, एक दूसरी सूरत भी है। रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हें गोली मारकर तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं और तुम ताउन के झंझट से बच जाओगे। यशवंत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इल्तिजाई लहजे में कहने लगा, नहीं नहीं सर, ऐसा ना कीजिएगा, मैं आपके लिए हर काम करने को तैयार हूँ। मैंने यशवंत की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ ताउन करने की झूठ मूठ बात कर रहे हो तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो भयानक हशर करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अपने ताउन के सबूत के तौर पर कल दफ्तर से वापसी पर क्लासिफाइड फाइलों में से गुज़श्ता 3 माह की डाक निकाल कर और एक बड़े लिफाफे में बंद करके अपने हमराह ले आना। वो डाक तुमसे कौन और कहाँ लेता है ये तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। मेरे अलावा जो भी तुमसे डाक वसूल करेगा वो तुम्हें आधी तस्वीर दिखाएगा। मैंने उसकी तस्वीरों में से एक तस्वीर उसे दिखाई और उसे दोहरा करके ऊपरी हिस्सा उसे दिखाया और कहा कि जो भी ये ऊपरी हिस्सा तुम्हें दिखाए वो लिफाफा उसके हवाले कर देना। इस अमल के दौरान मेरे कम से कम 1 दर्जन आदमी तुम्हारी निगरानी और तुम्हारी नक्लो हरकत को देखते रहेंगे। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें वहीं हलाक कर दिया जाएगा। इन फाइलों के खतूत में हमारी ज्यादा दिलचस्पी वेस्टर्न कमांड से आए और उसे भेजे गए खतूत में है। इन फाइलों का लिफाफा तुम्हें अगले रोज शाम को वापस मिल जाएगा। वेस्टर्न कमांड ने यशवंत को चौंका दिया। उसने डरते डरते पूछा, क्या आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं भारतीय हूँ और इससे ज्यादा सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं। जब तुम हमारा एतमाद हासिल कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। यशवंत ने डरते डरते फिर सवाल किया, सर मेरे इस ताउन का क्या मुआवजा होगा? मैंने कहा, देखो यशवंत, अब ये तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत पर है कि तुम मुझे कितने अहम खतूत देते हो। इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुआवजा माकूल होगा और अगर कोई बहुत अहम खत तुमने हमें दिया तो उसका मुआवजा कई गुना होगा। मैंने तंबीहन उसे कहा कि उसके दफ्तर और उसी कॉपिंग रूम में जहाँ वो बैठता है हमारा आदमी मौजूद है। वो तुम्हारी दफ्तर की नक्लो हरकत पर निगाह रखेगा, लिहाजा दफ्तर में भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। कल शाम को तुम्हारा पहला इम्तिहान है और इसमें कामयाबी ही हमारा एतमाद हासिल करने की जानिब तुम्हारा पहला कदम होगा। कोई कोताही या उज़र नहीं होना चाहिए। गर्जे के इस तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात में यशवंत को मैं पूरी तरह से अपने जाल में फंस चुका था। मैंने बिल अदा किया और यशवंत को कहा कि वो ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आए। 10 मिनट के बाद जब यशवंत बाहर आया तो मैं अपने साथियों के हमरा छप्पर होटल के करीब अंधेरे में छुपे हुए उसे देख रहा था। यशवंत मुर्दा कदमों से बस स्टॉप की जानिब जा रहा था। थोड़ी देर में ही बस आ गई और वो उसमें सवार हो गया। इधर हमने एक टैक्सी ली और पुरानी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी ड्राइवर को जायद रकम देकर हमने उसे 5 सवारियां बिठाने पर रजामंद कर लिया था। रास्ते में हमारा एक साथी उतर गया और थोड़े थोड़े फासले पर एक एक करके सारे साथी उतर गए। मैं भी महल्ला फराश खाने से पहले ही उतर गया और एक गली में यूं ही चक्कर काट कर वापस सड़क पर आ गया। एक टैक्सी ली और अपने होटल जा पहुंचा। मैंने साथियों में से उन 2 की जो स्वीपर्स को हैंडल कर रहे थे ये ड्यूटी लगाई कि एक यशवंत के घर की गली के बाहर निगरानी करे और कोई गैर मामूली बात देखे तो उसे नोट करे और 4 बजे से पहले घर पहुंच जाए। दूसरे साथी को भी इन्हीं हिदायत के साथ आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर यशवंत की निगरानी के लिए कहा कि अगर यशवंत छुट्टी से पहले अकेला या कुछ और आदमियों के साथ बाहर निकले तो उसका फासला रख कर पीछा करे। होटल में बिस्तर पर दराज में अगले दिन यशवंत से लिफाफा लेने की मंसूबाबंदी करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।